मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन, क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया, भाई, आपको तो मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से वापस आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और आगे चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनमें से कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती और वो बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा था। देखते ही देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने उस छोटे बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने आते ही एक जोरदार पांव मारकर उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में पूरी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई। उस शख्स ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्द ही फरोख्त हो गई और वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे, सर, ये रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है। मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैं इसके घर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्जी लेने गया था वो तो भूल ही गया हूँ। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से फिर एक बार मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम पर हर हालत में पहुंच जाए, जिस पर मुझे उसका मुस्बत जवाब मिला। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ। बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी वालदा को कहा कि बहन, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वो फौरन मेरे साथ ये कहते हुए चल पड़ी, आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसे आज। मंडी में लड़के का उस्ताद भी पहुंच चुका था।
ہم تینوں نے منڈی کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لی اور ننھی دکان والے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑی اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی، اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے سکول کی جانب چل پڑا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا، بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے مکمل ہو گئے، اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی وہ 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھالی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے تاکہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا، میں بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا کہ یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ ہی نہیں ہے، اس لیے میں اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خرید کر لایا ہوں۔ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے سلائی دوں گا۔ جب سلائی کے پیسے پورے ہو جائیں گے تب میں اپنی ماں کو دوں گا اسے۔ استاد اور میں یہ سوچ کر روتے جا رہے تھے کہ ابھی اس معصوم کو اور منڈی جانا پڑے گا، لوگوں سے دھکے کھانے پڑیں گے اور ننھی دکان لگانی پڑے گی۔ آخر کب تک غریبوں کے بچے ننھی دکانیں لگاتے رہیں گے؟ اس واقعہ سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جن کے پاس رب کا دیا سب کچھ ہے مگر ناشکری ان کی زبانوں سے جاتی ہی نہیں اور حرص و ہوس کم نہیں ہوتی۔